6 और 7 दिसंबर को एलटी ग्रेड की दो शिफ्टों में 4 पेपर आपके हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएस के कुल 30 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों, इन जो 30 प्रश्न हैं, इनमें तीन तीन जो प्रश्न हैं, मतलब अगर जीएस आपका 60 नंबर का है तो लगभग आपका जो 6 अंक है, दैट इज कन्वर्ट करें परसेंट में तो 10% एरिया जो है वो मैथ ने कवर किया है। और ये हर शिफ्ट में हुआ कि 3 प्रश्न आपके मैथ से पूछे गए। ठीक है, तो कुल मिला के जो 4 शिफ्ट हुए हैं, इन 4 शिफ्टों में कुल 13 प्रश्न पूछे गए थे जो कि मैथ से थे। हालांकि सभी शिफ्टों में जो प्रश्नों की संख्या है वो औसत 3 ही है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा आ गया है एक शिफ्ट में। तो सभी प्रश्नों को डिटेल में यहाँ पर हल करेंगे और इस प्रकार से हल करेंगे कि आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं एलटी ग्रेड की शीघ्र ही, उसमें अगर या ये प्रश्न या फिर इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो जिनका मैथ का बैकग्राउंड है या नहीं है, जिन्हें मैथ आती है नहीं आती है, वे लोग भी आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है ना। तो ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल करवा लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको आंसर करवाए जाएं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, हम शिफ्ट वाइज चलेंगे। पहला शिफ्ट आपका 6 दिसंबर का पहला शिफ्ट है, तो इसमें जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं पहले उनको देखेंगे, इसी प्रकार से शिफ्ट वाइज आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ़ द एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ दिया गया है, मतलब 2 नंबर दिए गए हैं, उनमें से एक नंबर 189 है, दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है। इसमें एलसीएम दे दिया गया है दोनों नंबरों का 2079 और एचसीएफ जिसे आप कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ये 27 है। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है 2079 है और एचसीएफ ये 27 है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों, ये एक फार्मूले पर बेस्ड होता है। यहाँ पर मान लेते हैं आपकी जो पहली संख्या है वो A1 है, दूसरी संख्या दोस्तों आपकी मान लेते हैं A2 है। तो फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है ना, या फिर LCM इंटू SCF, जो भी आप लिखिए, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एक संख्या है 189 है, हम लिख लेंगे यहाँ पर 189 इंटू A2, जो कि हमें पता करना है, यही दूसरी संख्या है। HCF इज 27 और LCM इज 2079, ठीक है ना। बस इसे ही आपको हल करना है। कैसे करेंगे आप, A2 इज इक्वल टू 27 इंटू 2079 बाई ये 189, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आ जाएगा 189। अब अगर आप 27 से डिवाइड करें 189 को तो 27 मतलब ये एक बार गया तो 189 को कटने में 7 बार लगेगा, ठीक है ना। अब 7 से क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे 2079 को, आंसर बनेगा दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 7 से आप डिवाइड करेंगे ये आएगा 297, ये आपके ऑप्शन में है सी में, ठीक है ना। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सामान्य सा कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन इज, हेक्सागन मतलब खटभुज, मतलब जैसे कि मान लेते हैं एक आकृति है इस प्रकार से जिसमें 6 भुजाएं हैं, और इसमें क्या होता है, 6 भुजाएं जो होती हैं वो लगभग समान रहती हैं, लगभग नहीं समान रहती हैं। और इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्ण क्या होते हैं, जैसे कि एक यहाँ से इसको मिलाएगा, एक इसको यहाँ पर मिलाएगा, 2, ये हो गया आपका 3। ठीक, विकर्णों की संख्या अभी तो ये 3 हुई ना, अभी आप देखिए यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं 4, इसको मिला, आपने मिला ही दिया, ये आप यहाँ से मिलाइए 5। तो इसी प्रकार से जो विकर्ण हैं उनकी संख्या कितनी होगी टोटल। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मिला के नहीं, इनको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो देखो ध्यान देना कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या का एक फार्मूला होता है n और n-3, ठीक है, n ब्रैकेट में n-3/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो n है, यहाँ पर खटभुज है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6 भुजाएं हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पहले n की वैल्यू देखेंगे 6, फिर ब्रैकेट में रखेंगे n की वैल्यू रखेंगे 6 -3 और बटा 2 कर देंगे, क्या आएगा, 6 को एज इट इज रख लीजिए, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, और बटा 2 कर लीजिए,
अब क्या करेंगे, 2 एका में 2, 2 तिया 6, और ये क्या बन गया आपका 3 × 3 बन गया, और इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो 9 आ गया। ठीक है ना। तो हमें बिना जो है दिमागी माथा पच्ची किए हुए सारी चीज़ें पता चल गई, उत्तर बन गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज 50, ठीक है, देन व्हाट इज दैट नंबर। यदि किसी संख्या का 20% 50 है, वह संख्या क्या है। दोस्तों मान लेते हैं कि माना वह जो संख्या है वो x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या रहेगा कि x का जो 20% है ये कितना है आपका 50 है। ठीक है ना। अब ध्यान देना कि 20% को आप लिख सकते हैं 20/100। ठीक है ना, ये परसेंट की जगह आप बटा 100 कर देते हैं। ठीक है ना। तो x का 20/100 बराबर कितना हो रहा है 50। अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कैसे मिलेगी। x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 50 तो दिया गया है, 100 से क्या था डिवाइड था, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई था, पक्षांतर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 20 एका में 20, 20 × 100 होता है, और 50 × कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। यानी कि जो उत्तर है वो 250 होगा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो ये हमारा आंसर है विकल्प ए। ठीक है ना। चलो ये आपका पहला शिफ्ट आपका पूरा हो गया 6 तारीख वाला। अब देखते हैं जो 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हल करते हैं। अब देखो पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में 6 दिसंबर को जो प्रश्न आए हैं सरल आए हैं। 7 तारीख वाला थोड़ा लेंदी है। ठीक है ना। देखते हैं इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रोम्बस विल बी। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है, सम मतलब दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये वाला मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाला जो विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया पता करना है। तो दोस्तों याद रखना कि जो समचतुर्भुज होता है रोम्बस जिसे आप कहते हैं ROHOMBUS, तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों ये बहुत सरल होता है निकालना। ये 1/2 इंटू पहला विकर्ण H1 और H2 मतलब दूसरा विकर्ण, बस वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू H1 कितना हो गया, ये देखिए आपका 12 है, 12 रख देंगे, दूसरा हो गया 16 रख देंगे, सरल कर लीजिए 2 छके 12, 16 छका 96, 96, क्योंकि एरिया है ना तो वर्ग में आएगा तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में आपका दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल हल हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ द फ्रैक्शन, क्या करें, द फ्रैक्शन फ्रॉम फॉर्म ऑफ 2.5% इज, तो पूछ रहे हैं कि अगर आपको प्रतिशत में दिया गया है 2.5% दिया गया ना, इसको कह रहे हैं कि आप भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। मैंने आपसे कहा था जहाँ पर प्रतिशत हो वहाँ पर क्या लिखेंगे बटा 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2.5/100। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर और नीचे में ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है। हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपका डेसिमल है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे भी हमें 10 से करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये वैल्यू कैसे हो जाएगी 25/1000। ठीक है ना। ये 100 और 10 टाइम तो 1000 हो गया। सरल कर लीजिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये 0 यहाँ पर रहेगा तो 1/40। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 1/40। यानी कि अगर आप 2.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये बदलेगा 1/40 के रूप में, जो कि विकल्प बी में आपका दिया गया है। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाई 10 km/h द टाइम ऑफ जर्नी फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाई 36 मिनट। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले तो जो लंबा सा यहाँ पर
दिया गया क्वेश्चन होता है उसको देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल वे में इसको लगाएंगे, बहुत आराम से निकलेगा इसका आंसर, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो कार की गति एक पुरानी वाली गति होगी, एक नई वाली। तो सबसे पहले देखते हैं कार की जो मूल गति है उसको मान लेते हैं। तो अगर जो कार है, कार की जो मूल गति है मतलब ओरिजिनल स्पीड बढ़ाने से पहले वो हम मान लेते हैं है कितनी है, यक्स है, यक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस दूरी तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है, डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर है जो कि दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, समझ गए आप। अब देखते हैं जो न्यू कंडीशन बन रही है, न्यू कंडीशन में जो गति है उसमें क्या बदलाव आता है। जैसे कि कार की मूल गति में कितना बदलाव हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड वो कितनी हो रही है कि x प्लस 10 हो जा रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। और जो आपका डिस्टेंस है ये तो वही रहेगा, मतलब इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, 72 किलोमीटर ही आपका रहने वाला है, समझ गए आप। समय में क्या अंतर आएगा, समय जो है जो बदल रहा है, समय में अंतर ये आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे आप इसे, देखो दोस्तों जो समय में अंतर आएगा उसके लिए जो बढ़ा हुआ समय है यानी कि मूल समय जो है और जो समय घट रहा है उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो क्या करेंगे आप, मूल समय जो लग रहा था माइनस नया समय जो लग रहा है उसमें आप अंतर देखेंगे। तो समय में अंतर क्या आ रहा है, समय में अंतर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कर रहे हैं 36 मिनट कम हो जाता है, डिफरेंस आ रहा है आपका 36 मिनट का, ठीक है ना, 36 मिनट का अंतर आ रहा है मूल समय में और नए समय में 36 मिनट का अंतर आ रहा है। 36 मिनट को अगर आप बदल दें घंटे में तो क्या करेंगे 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.6 घंटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये आपका समय जो है 0.6 घंटा जो है कम हो रहा है। अब हम इसका अंतर निकालें मूल समय और नए समय में, तो ये 36 मिनट को घंटे में अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, मूल समय और नया समय, ठीक है, अंतर कितना आ रहा है घंटे में 0.6 आवर का अंतर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मूल समय क्या लग रहा था 72/x लग रहा था, नया समय क्या लग रहा है 72x प्लस 10 लग रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, ठीक है ना। बस इसे ही हमें सरल करना है तो कर लेते हैं आसानी से। अब क्या करिए कि आप 72 जो है ना दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 72, क्या आएगी वैल्यू 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 0.6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें क्रमशः 72 हो गया और ये x और x प्लस 10, इसे आप क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 10 जाएगा, इससे भाग देंगे ये कैंसिल होगा, ये क्या आएगा x आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया आपका बराबर 0.6, ये आप समझ गए आप, x से x आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x से x कैंसिल हो गया, 72 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 720 बटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0.6। सारी बातें क्लियर हो रही हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, अदरवाइज डायरेक्ट मैं यहाँ के बाद आंसर भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 720 ऊपर वाला आ गया, नीचे देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0.6, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 720 बाई 0.6, ये इधर से नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा और ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब इसको आप भाग देंगे ना 720 में 0.6 से भाग देंगे, वैल्यू आएगी आपकी 1200 बराबर x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसे हम बदल लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में, क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। अब गुणनखंड मेथड लगेगा यहाँ पर। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं ना उनको दिक्कत होगी। ये 10th के हिसाब से चल रहा है, 9th 10th में जो आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता है, फैक्टर पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। तो क्या करेंगे अब आप, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर 10x है ना और ये 1200 है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 40x माइनस 30x, ये 10x ही आएगा, माइनस 1200, ठीक है ना, बराबर 0। अब आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका दोनों में x कॉमन है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या बचा यहाँ पर, एक x बचा आपका, ax लिख लिया, प्लस यहाँ से हट गया है, ये बाहर आ गया है, तो बचेगा x प्लस 40, माइनस इसमें 30 ले लेंगे दोनों में कॉमन, तो माइनस 30 कर लेते हैं, और क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 40। अब आपका जो फैक्टर बना वो क्या बना, x प्लस 40 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर देखेंगे आप इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 40, गति माइनस में जाती नहीं है, तो ये गलत होगा। x माइनस 30 इक्वल टू 0, पक्षांतर करेंगे x आएगा 30, ठीक है ना। तो यही हमारी ओरिजिनल स्पीड है, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी ओरिजिनल स्पीड है जो कि b में दिया गया है। थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। आप शॉर्टकट मेथड से चलेंगे तब भी करना पड़ेगा। तो और ये जो फैक्टराइजेशन है, अगर आपने फैक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। मैंने इसलिए कहा था कि 6 तारीख का जो शिफ्ट था ना उससे कठिन था 7 वाला शिफ्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3। मतलब दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ये दो बेलन हो गए, ठीक है, और इनकी जो त्रिज्या का अनुपात है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। अगर एक का 5 है तो इसका 3 है, और इसका जो रेडियस अगर 2 है तो इसका जो है 3 है, ठीक है। तो क्या करें, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात, मतलब इसको आप ऐसे काट दीजिए और उसको फैला दीजिए, तो जो वक्र पृष्ठ बनेगा उसका क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, आपको पता भी है कि ये जो प्रश्न होते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका फार्मूला बहुत सरल है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है ना। अब हम पहले के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2πr1h1, दूसरा वाला मान लेंगे 2πr2h2, ठीक है ना। 2π से 2π कैंसिल, r1 कितना जा रहा है, ये देखो त्रिज्या का अनुपात r1 2 है और h1 5 है, मतलब क्या हो जाएगा r1h1, तो r हो गया 2 और ये हो गया 5, और नीचे वाला क्या होगा r2 3 हो गया और h2 हो गया 3, ठीक है ना। ये सिंपल हो गया 10/9 जो कि दिया गया है रेशियो, मतलब ये रेशियो सी में दिया गया है, तो आपका उत्तर बन गया ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे, मतलब ज्यामिति का क्वेश्चन है तो कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:5, मतलब अगर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज दिया गया है और कह रहे हैं कि इसमें जो इसके भुजाएं हैं 3:4:5 के अनुपात में है, और पेरीमीटर क्या होता है, ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उनको जोड़ दो तो ये होता है पेरीमीटर। तो मतलब अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 36 लिख लें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 3 7 5 12x बराबर 36 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। अब जो साइड्स हैं वो आपको पता चल गई हैं। साइड्स क्या होंगी, पहली साइड 3x है, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 9, दूसरी है 4x मतलब ये 12 हो जाएगा, और ये है आपका 5x तीसरी साइड, ये क्या हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये वाली अगर 15 है, ये वाला अगर आपका मान लें कोई भी, मतलब इनमें 9 या 12 जो भी मान लें, 12 मान लो 9 मान लो, तो ये एक क्या बन रहा है AB² बराबर AB बराबर क्या होता है √BC² प्लस CA², मतलब ये जो फार्मूला होगा ये बिल्कुल पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो 15 रख लेते हैं हम यहाँ पर,
एक बार चेक कर लेते हैं। 15 बराबर अंडर रूट 12 12 में 144, 9 9 81, ये आपका बन गया 225 अंडर रूट बराबर 15। तो 15 बराबर 15 आ रहा है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं दोस्तों, उसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या बनता है आपको पता ही है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मान लिया आपने 9, हाइट मान लिया आपने 12 में, 2 छके 12, और ये क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका जो विकल्प है ये सही है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें ना कंडीशंस दी गई हैं। ये लेंदी क्वेश्चन है, ये मतलब इतनी आसानी से तो लगेगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ी होगी। और मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि जो लेंदी क्वेश्चन है उन्हें आप बाद में किया करिए, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन आपका सारा समय ले लेगा, जबकि अंक आपको वही देगा, जो कि मतलब हैं सभी के बराबर ही अंक होते हैं ना। ऐसा नहीं तो इनको लगाने में आप 1 घंटा लगाएंगे तो ये 60 नंबर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो फिलहाल इसमें जो आंसर है वो डी है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसे। देखो, कह रहे हैं कि a + b = 15। कंडीशन है 2 नंबर आपके पास हैं, दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 15। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी बराबर 14 होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, एक अगर 14 होगा दूसरा 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना। लेकिन ये उल्टा भी तो हो सकता है ए जो है 1 हो, बी जो है 14 हो। ठीक है, तो मतलब ये जो शर्त है, अब इसके मुताबिक अगर a - b आप करें, a - b करें, अगर आप a को 14 मानते हैं, b को मानते हैं कितना, 1 मानते हैं, तब ये वैल्यू कितनी चली जाएगी, 13 चली जाएगी। ठीक है, जो कि सही है, यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आपने a को मान लिया है 1 और b को मान लिया है 14, तब ये वैल्यू जाएगी -13। तो -13 यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, मतलब कंडीशनल है, एक कंडीशन फॉलो करता है दूसरे को नहीं करता है, तो मतलब इसमें जो है त्रुटि है, ये सही नहीं है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको हल करने में ना दिमाग लगाना पड़ा था। तो क्या था ये, देखो यहाँ पर जो पहले तो आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x/x - y। गलती बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर, अदरवाइज पूरा जो मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। दूसरा क्या लिखा है, y/x + y। तीसरा देखो अभी प्लस लिख के 2xy/y² - x² लिखा गया है। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर है y² - x², दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्कूल में, और ये क्या था, a² - b² बराबर a + b आप लिखते थे और a - b लिखते थे। वही फार्मूला हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। अगर हमें y² - x² को अगर मतलब इन्हें x² - y² में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे आप, तो दोस्तों y² - x² को अगर आप लिखना चाहें किस रूप में, तो माइनस ले लीजिए बाहर। ठीक है, इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं ना, अब आप इसे पहले से लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा x² - y², इस फॉर्म में लिखेंगे आप, ये बिल्कुल बन जाएगा आपका यही वाला जो आपका है। y देखो माइनस से माइनस y पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव है ही है। अब क्या करेंगे, आप इसे माइनस बाहर ले लेंगे, ये वाला फार्मूला प्रयोग में लाते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, x - y या x + y, दूसरा लिखेंगे x - y, x + y, x - y, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब अगर तीनों में आपको करना हो यही फार्मूला x + y, x - y के रूप में, यानी कि अगर हमें इसे बदलना हो इस फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x हो गया आपका, नीचे x - y है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए x + y से। अब क्योंकि इसी में बदलाव हो रहा है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x - y पहले से है और x + y आपने ले लिया ऊपर वाले को नीचे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, प्लस आप y ले लीजिए, y/x + y है, यहाँ पर क्या लुप्त हो रहा है, x - y लुप्त हो रहा है, तो हम दोनों ऊपर नीचे दोनों x - y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस 2xy/, ये तो पहले से ही है तो इसे आप लिख सकते हैं। अब इसे देखो आप क्या करेंगे कि अगर ये प्लस है ना, इसको आप कर दीजिए माइनस। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और सिंपली आप इसे लिख सकते हैं क्या, x + y, x - y,
और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। समझ गए ना आप। अब देखो ऊपर नीचे सब ये जो मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है सब सेम सेम हो गया ना। अब इसे आप जोड़ सकते हैं, आसानी से इसे आप जोड़ सकते हैं और हर जगह एक ही वैल्यू है तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको फटाफट। देखो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे आप, एक्स में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन जाएगा, ये प्लस यहाँ पर रखेंगे। देखो वाई एक्स या एक्स वाई एक ही रहेगा ना, प्लस एक्स वाई माइनस आप देखिए वाई का माइनस वाई में तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xy, यहाँ पर पहले से माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही आता है, बटा जो है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं आप, हर जगह बराबर है जो कि वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई 2xy, ये 2xy कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर और ये आपका है माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बनेगा, बराबर है ना, तो 1 आएगा आपका आंसर। क्या आएगा आंसर 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो उत्तर है वो विकल्प डी है 1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब कह रहे हैं कि जो एफ है ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के दर्पण के रूप में उपयोग करने के लिए दर्पण में दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों बात ये होती है कि जो दंत चिकित्सक होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल ये इसलिए करता है ताकि वो दांत का जो आभासी इमेज है बड़ा करके उसे देख सके। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग दांत का बड़ा और सीधा यानी कि आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, जिसके लिए दांत को दर्पण के ध्रुव यानी कि जो उसका पी है पोलर और फोकस एफ के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि जो दूरी होगी वो एफ से कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है 2.5 है, तो 2.5 से कम दूरी कौन सी है, ये तो देखो बराबर है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये डी वाला ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा, डी 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। 4 अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। ठीक है, ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब जैसे मान लेते हैं छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो कह रहे हैं कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इक्वल टू 255 कह रहे हैं। ठीक है, और अंतिम 3 संख्याएं मतलब अगर P2 से स्टार्ट करें, P2 इंटू P3 इंटू P4 कितना जा रहा है 1955 है। तो क्या कह रहे हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो चारों संख्याएं हमें पता कर लेनी है। देखो दोस्तों अगर आप इसे फैक्टराइजेशन करें 255 का क्या बनेगा आपका, तो 255 का फैक्टराइजेशन आसान है, 3 गुणे 5 गुणे 17 कर लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 255। अब देखिए 3 जो है ये P1 है, 5 P2 है, 17 जो है ये P3 हो गया। फिर क्या कंडीशन है P2 इंटू P3 इंटू P4 इक्वल टू 1955। तो P2 की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ 5 रख दीजिए। P3 की वैल्यू कितनी है 17 है, 17 रख देंगे क्योंकि बदलेगा तो नहीं, सेम तो रहेगा। P4 हमें यहाँ से पता चल जाएगा 1955। ठीक है, तो P4 की वैल्यू अगर आपको पता करनी है आसानी से कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 1955 बटा 85 और इसे आप देखेंगे तो जाएगा 23। अब संख्याएं क्या हो गई आपकी, ये देखिए संख्या बन गई आपकी 3 पहली थी, 5 थी, 17 थी और 23 थी। 23 सबसे बड़ी संख्या बन रही है ना, ये आपका विकल्प बी में है। तो ऐसे आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, आसान है। चलिए ये आपका अंतिम प्रश्न है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गी और बकरियां हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुर्गियों को डिनोट करते हैं किससे, मुर्गी M। ठीक है, और बकरी को हम लिखेंगे, बकरियों को लिखेंगे किससे, B से। क्लियर हो जाएगा आपका। तो उनके सिरों की संख्या 30 है, यानी कि मुर्गियों की और बकरियों की जो सिर है उनको जोड़ेंगे तो एक ही तो रहेगा, उनकी संख्या हो गई 30। ठीक है ना, ये आपका पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद देखिए उनके पैरों की कुल संख्या 84 है, मतलब जो मुर्गियां हैं उनके 2 पैर होंगे,
बकरियों के 4 पैर होंगे और ये संख्या हो रही है 84। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन से आप यम की वैल्यू निकालिए, यम बराबर 30 माइनस बी होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, यम की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यम कितना आएगा 30 माइनस बी प्लस 4b इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सरल करिए आप, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 माइनस 2b प्लस 4b इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2b और ये 4b प्लस है, ये 2b माइनस है, घट जाएगा, 60 प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 84 माइनस 60, क्योंकि ये 60 जो इधर प्लस है पक्षांतर होगा माइनस हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी आपको, तो 2b बराबर हो जाएगा कितना 24 के, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 हो गई, 12 दूनी 24, मतलब बकरियां कितनी हो गई, बकरियां हो गई आपकी 12, ठीक है। तो ऑब्वियस है कुल संख्या कितनी है 30 है, 30 में से 12 घटा दो आप, तो 18 जो है ये हो गई क्या मुर्गियां हो गई। अब रेशियो क्या निकालना है मुर्गियों से बकरियों का, मतलब यम ऊपर रखिए बी नीचे रखिए। यम की संख्या 18 हो रही है, बी की संख्या 12 हो रही है। अब 6 से इसे आप देख लीजिए, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 3/2 रेशियो बदलेंगे तो बनेगा 3:2, जो कि दिया गया है विकल्प बी में, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सारा जो है आपका क्लियर हो गया। 13 प्रश्न जो पूछे गए थे एग्जाम में सब क्लियर हो गए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। और सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं, अगर उसमें आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस और मैथ के साथ साथ रेगुलर मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। और जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया था ना, उनकी मतलब उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल पेड ग्रुप ज्वाइन करने वाले जो हैं वो तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न भी लगा पाए होंगे और उनका जीएस भी काफ़ी अच्छा गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।